विल स्टार्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमने ये तो देख लिया था कि एरोमेटिक कौन है, नॉन एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है, ये सब हम जीओसी में कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्ट्रेट ये सब पे फिर से करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बस डायरेक्टली इसकी रिएक्शंस पे आएंगे। क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेसिकली बेंजीन की रिएक्शंस हम ज्यादा फोकस करेंगे कि रिएक्शंस कैसी शो करते हैं। ठीक है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली, जो मोस्टली जो लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन जो तुम्हें पढ़ने हैं वो देखने हैं, क्या वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, क्या इन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और इलेक्ट्रोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट करवाता है एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग पे से। ठीक है, तो पहला जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution reaction। चलिए, जनरली अगर देखें, ये बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जो हमारा सारे मैकेनिज्म्स में जो चीजें होने वाली है क्या होगी वो, ये बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो बेसिकली अटैक कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज पे अटैक करता है हमेशा। ठीक है, तो जब भी न्यूक्लियोफाइल किसी पे अटैक कर रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल से शुरू करते हैं और एरो को वहीं और जाके एंड करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एल्कीन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन वो है रिच इलेक्ट्रोफाइल के कंपैरिजन में, तो एल्कीन से हम एरो शुरू करेंगे और यहाँ पे अटैक कराएंगे। ठीक है, एरो का इस वजह से यही मीनिंग है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वही देने जाता है बेसिकली। चलिए, तो ऐसा है, यहाँ से दिखा देती हूँ इसको ऐसे, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप बन जाता है, मतलब हम ऐसे दिखा देते हैं, हम इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहले इन रिएक्शंस में बेसिकली यही नहीं, कोई भी एल्कीन के रिएक्शंस भी करते हैं तो पाई कॉम्प्लेक्स ही बनता है पहले, और ये अनस्टेबल होता है, तो ये बहुत जल्दी ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता है, वो दिखता है कुछ ऐसा, एच ई, इस पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा है क्या, मतलब बेसिकली ये सोच लो का एक डबल बॉन्ड टूटा है, जो डबल बॉन्ड टूटा है जहाँ पे मान लो अगर नेगेटिव यहाँ गया होगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया होगा और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये कंपैरेटिवली क्या होता है, स्टेबल होता है, कंपैरेटिवली स्टेबल। चलिए, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, प्रोडक्ट और रिएक्शन का नाम। एक्स प्लस हो, एक्स प्लस मतलब कोई भी हेलोजन पे बेसिकली Cl प्लस होता है, Br प्लस होता है और I प्लस होता है, F प्लस नहीं होता। ठीक है, वो देखेंगे भी आगे। तो इस वजह से इस वे से हम लोग हेलोजिनेशन करा भी नहीं सकते। अगर मुझे फ्लोरीन लगवाना है, मेथड है फ्लोरीन लगवाने का, पर नॉट फ्रॉम दिस मेथड। इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजिनेशन। सेकेंड इज NO2 प्लस, तो यहाँ पे NO2 आके लगेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, देख रहे हो NO2 सब पे प्लस चार्ज है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो भी एक्चुअली में क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट में भी हम दो तरीके की रिएक्शन पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक तो होती है, चलिए यहाँ पे मैं ऐसे बताती हूँ, उसका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली अगर R प्लस है इलेक्ट्रोफाइल तो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे R ग्रुप लगा होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, बेसिकली FC लिख देती हूँ, FC एल्काइलेशन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप आके लग गया है। ठीक है, और मान लो, एक सेकेंड यहाँ पे ये सही से नहीं दिख रहा, R प्लस। ठीक है, अगर मान लो क्या है हमारे पास C डबल बॉन्ड CR, और बेसिकली इस पे प्लस चार्ज है। ठीक है, मतलब इस पे यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, R C डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आके लगता है, C डबल बॉन्ड O R। अब ये असाइल, इस ग्रुप को ना C डबल बॉन्ड O और साइड में R हो कुछ भी हो, उसको हम असाइल बोलते हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं इसको।
ठीक है, तो हम ये सारी रिएक्शंस इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल में विद पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स। चलिए तो पहले हम देखते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। चलिए जो डालते हैं हम हेलोजिनेशन के लिए X2 डालेंगे, मतलब Cl2 Br2 I2 डालेंगे, लेकिन ये सिर्फ इसकी प्रेजेंस में नहीं हो पाएगी, रिएक्शन को चाहिए लुइस एसिड। ठीक है, तो Fe डालते हैं। Fe अभी नहीं है लुइस एसिड, लेकिन ये Fe X के साथ रिएक्ट करके बना देता है, तो पहला स्टेप में लुइस एसिड ही बनाता है। नहीं तो हम डायरेक्टली लुइस एसिड भी डाल सकते हैं, FeCl3 जो कि लुइस एसिड है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा दिखेगा, क्या X आ गया यहाँ पे प्लस HX निकल गया। ठीक है, क्योंकि इधर का यहाँ पे जो H होगा वो निकल गया, चलो मैं यहाँ पे HO कर देती हूँ, वैसे तो पता होगा। तो H एक X H के साथ चला गया। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं इसका जरा। पहला स्टेप क्या है, X2 है और प्लस Fe है, तो अभी लुइस एसिड बनेगा सबसे पहले यहाँ पे। FeX3 क्या है, लुइस एसिड। ठीक है, अब मेरी इसमें सोल्यूशन में और X भी है। ठीक है, कुछ X ने लुइस एसिड बना दिया, जैसे लुइस एसिड बनने लगा वो फिर बाकी के X2 जो पड़ा है उसे रिएक्ट करने लगा। लुइस एसिड है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। ठीक है, तो ये जब बीच में बॉन्ड टूटता है ना, कैसे टूटेगा, एक X प्लस होगा एक X माइनस होगा। तो X माइनस क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉन जाके Fe को देता है बेसिकली। तो ये बॉन्ड हम डायरेक्टली यहीं से आरो दिखा देते हैं यहाँ पे। क्या बनेगा, एक तो क्या बनेगा X प्लस बनेगा, और एक क्या बन जाएगा Fe, क्योंकि एक X अब इसके पास आ गया माइनस चार्ज के साथ, तो इसमें माइनस चार्ज आ जाता है, FeX4 माइनस ये बन जाता है। ठीक है, तो अभी क्या बना मेरे पास, ये है मेरा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है विद इन रिएक्शन। ठीक है, हम जब डालते हैं रिएजेंट्स हमें उसमें नहीं दिखता है इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन वो विद इन मैकेनिज्म बनेगा। चलिए H, ठीक है, दिखा देते हैं यहाँ पे। X प्लस है, जो भी X है ये अल्कीन इस पे अटैक करेगी, और ये RDS होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा होता है इफ यू रिमेम्बर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो उधर कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या है X, X एंड H बेसिकली सेम ही कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स वैसे तो। चलिए इसको ना कैसे शो कर सकते हो, यहाँ पे दिखा देती हूँ अलग से। प्लस HX, ठीक है, ये आधा पूरा नहीं, डॉटेड पूरा राउंड नहीं, थोड़ा सा राउंड छोड़ देना खुला, इसको बोलते हैं। देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो एक लिखा ही है यहीं पे, मतलब इसे अगर हम ऐसे हाइब्रिड टाइप में शो करना चाहें तो एक और नाम से बोला जाता है ये वीलेंस, वीलेंस इंटरमीडिएट। अगर नेचर देखें तो ये तो एरोमेटिक रिंग है, ये कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कह सकते हैं, रेजोनेंस स्टेबल। ठीक है, मतलब रेजोनेंस है, पूरी कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन वाली रेजोनेंस नहीं है, इसलिए एरोमेटिक नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है, लेकिन रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। और वीलेंस इंटरमीडिएट भी है इसका नाम, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है टू रिमेम्बर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा FeX4 माइनस है, यहीं से एक X निकल के ये H ले लेता है यहाँ से। ठीक है, तो ये फास्ट होता है, तो फास्ट है स्टेप, क्या होगा यहाँ पे, यहीं से एक X निकल के FeX से X माइनस होगा, हम बोल देंगे वो H लेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट के यहाँ पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो बेसिकली इसकी एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे X आ जाएगा, ये X बचा होगा, एरोमेटिसिटी इसकी क्या हो गई, रिस्टोर। HX निकला होगा यहाँ से, और FeX3 भी हमें वापस से एज इट इज मिल जाएगा, क्योंकि X जो रिएक्ट किया, मतलब X जो X इसके पास आया था वो HX के साथ बॉन्ड बना लिया उसने, और FeX3 वापस मिल गया। तो कैटलिस्ट जो अंदर गया था बेसिकली लुइस कैटलिस्ट था, लुइस एसिड कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, वही बाहर मिल गया, अभी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए रेडी है फिर से। ठीक है, चलिए तो ये फास्ट था, ये स्लो स्टेप था, दिस इज स्लो दैट इज वाई RS। ठीक है, और ये जो X प्लस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं बेसिकली इसके बारे में।
in the first step, first slow step, E plus जो इलेक्ट्रोफाइल है अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है, और इट इज आरडीएस, डिटरमिनिंग स्टेप वही है। इंटरमीडिएट जो है हमारा आईएनटी इंटरमीडिएट क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, वीलेंस इंटरमीडिएट है, जिसको बोलते हैं बेसिकली वीलेंस इंटरमीडिएट भी। नॉन एरोमेटिक, तो सारे फीचर्स हमें इंटरमीडिएट के पता होने चाहिए। और रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन, बेसिकली रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन। चलिए in the second step fast step, base takes away the H plus, जो H प्लस आयन जो बेंजीन से निकलेगा, ठीक है, टू गिव सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्यों बोला है, क्योंकि अब X लग गया उस पे, टू गिव सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब मेरी इस रिएक्शन में एक्चुअली में दो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, देखो इंटरमीडिएट तो एक है लेकिन ट्रांजिशन स्टेट दो होगी, ठीक है। चलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिखाते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं ट्रांजिशन स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और नोटिस करते चलेंगे हम, फिर यहीं पे बता देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एंड चलिए यहाँ पे बेंजीन प्लस X2, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल लिख लेता है। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं लिख देती हूँ TS1, अभी दिखाएंगे TS1 क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ TS2। और यहाँ पे हमारा एक्चुअली में सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, चलो देख भी लेते हैं, HX इधर प्लस और ये डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट में क्या है, हमारी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है, मेन ये है। तो हमारी रिएक्शन कुछ ऐसे जा रही है। एक चीज और नोटिस कर लेते हैं, जो अभी तो बस दिखा रही हूँ, आगे काम, एक चीज में आगे काम आएगी, देखो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है बेसिकली, ठीक है, मतलब इतना ये जो पार्ट है ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। अगर मैं इस स्टेप के कंपैरिजन, मतलब मैं सोचो यहाँ पे इंटरमीडिएट पे हूँ, ठीक है, मैं अभी इंटरमीडिएट पे हूँ, अब मैं रिएक्शन हो सकता है कि पीछे भी जा सकती हूँ आगे भी जा सकती हूँ, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, ये रिएक्शन हमेशा आगे जाती है, क्योंकि इसका जो ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी से बोल रही हूँ, ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू पीछे जाने की एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन पीछे कभी नहीं जाती, रिएक्शन हमेशा आगे जाती है, ठीक है। ये चीज यहाँ के लिए नोटिस करो, आगे कुछ एक चीज समझानी होगी तो वहाँ पे कम आएगी, और जिससे सारे पोटेंशियल डायग्राम बनाएंगे इसमें हम नोटिस करते हुए चलेंगे। अब हम ट्रांजिशन स्टेट 1 की बात करते हैं, क्या क्या है, बेसिकली इंटरमीडिएट बनने से पहले की स्टेट, डॉटेड वाली जो हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन, अब क्या हो रहा है, पहले केस में एच एक्स आ रहा होता है, बेसिकली एक्स माइनस आ रहा होता है इसके ऊपर, तो एक्स माइनस बॉन्ड अभी पूरी तरीके से बना नहीं होगा, ठीक है, तो एच तो मैं पूरा दिखा दूंगी, एक्स दिखाऊंगी डॉटेड, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑलमोस्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा, इधर मैं ऑलमोस्ट क्या दिखा देती हूँ, डेल नेगेटिव, सॉरी ये डेल पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह आ रहा है ना वो। अब क्या होगा दूसरी ट्रांजिशन स्टेट में, जो यहाँ पे है उस टाइम पे क्या हो रहा है, एक्स का बॉन्ड बन चुका है, एच का बॉन्ड टूट रहा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, तो मैं एक्स को दिखा देती हूँ यहीं पे, एक्स को दिखा देती हूँ डॉटेड और दूर थोड़ा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी दिखा लो फिलहाल के लिए। वैसे तो एल्कीन बन जाएगी ऑलमोस्ट, लेकिन बेसिकली इन दो बॉन्ड से मतलब है एच एक्स और एक्स एच, कुछ ऐसे ऐसे दिखेंगे हमें ट्रांजिशन स्टेट, कुछ कुछ लगभग, ठीक है। तो ये चीज बस वो दिखा रही है स्टेप, और फाइनली प्रोडक्ट हमें ये मिल जा रहा है, और ये है, और प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल हमें दिख रहा है एज कम्पेयर टू हमारे रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से। रिएजेंट्स देखते हैं कौन कौन से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। कौन कौन से बेसिकली रिएक्शन करा सकते हैं, तो पहला तो हमने देखा ही था,
देखिए जनरल क्या है, X2 प्लस Fe और X2 प्लस FeX3, ठीक है। अब देखो Cl2 प्लस FeCl3, Br2 प्लस FeBr3, या फिर Cl2 प्लस FeBr3। अच्छा Cl2 प्लस FeBr3 क्या कराएगा, देखो ये तो क्या कराएगा, ये कराएगा क्लोरीनेशन, मतलब ये पूरा रिएजेंट का कॉम्बिनेशन। ये क्या कराएगा, पूरा ब्रोमिनेशन। ये क्या कराएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, क्लोरीनेशन। हाँ ये क्लोरीनेशन ही कराएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो हमेशा जो हम X2 ले रहे हैं ना वहीं से आने वाला है। FeX3 FeBr3 जो भी डाल रहे हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, लुइस एसिड, उसके नहीं X इन्वॉल्व होने वाले, X2 से डिसाइड करना क्या लगने वाला है, ठीक है, तो वो क्लोरीनेशन होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम जो आयोडीनेशन के लिए आई लगाना है उसके लिए I2 नहीं यूज करते, उसके लिए हम यूज करते हैं ICl। ICl is used for iodination। क्योंकि अगर हम मान लो HI यूज करते, मतलब I2 यूज करते, तो जैसे यहाँ पे HX निकल रहा है ना, ये जो HX निकल रहा है यहाँ पे HI निकलता है, और HI हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिएक्शन को क्या करता है, वो वापस से बेंजीन और X के बॉन्ड तोड़ देता और वापस से इसको बेंजीन बना देता, ठीक है। तो लिख लो एज अदरवाइज HI will be formed reaction will go reverse, बेसिकली हमें रिएक्टेंट वापस से मिल जाएगा as HI is strong reducing agent। चलिए, और फ्लोरिनेशन अगर करानी हो तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं इस मेथड से, उसके लिए हम देखेंगे दूसरा मेथड क्या है आगे, अभी देख रहे हैं। फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड। चलिए देखते हैं क्या, फॉर फ्लोरिनेशन बाल्ट्स स्कीमैन रिएक्शन, ठीक है, ये यूज करनी है भाई। क्या है रिएक्शन में, एक्चुअली में हम लेते हैं N2 प्लस Cl माइनस, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोडाइजोनियम सॉल्ट। हाँ दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। और ये किस टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, 0 to 5। यस, टेम्परेचर के साथ याद होना चाहिए, स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम डालते हैं BF3 प्लस HCl, सॉरी HF, ठीक है। तो हमें बनता है, एमीन्स में काफी यूज होता है, ठीक है, ये बेसिकली N2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अनायन एक्सचेंज हो गया, ये जैसे BF3 प्लस HF ने BF4 माइनस बना दिया होगा, और BF4 माइनस से Cl माइनस को रिप्लेस करके यहाँ पे N2 प्लस के साथ आके लग गया, ये बन गया है। अब इसको हम हीट करते हैं ना, तो हमारा ये किसमें, फ्लोरिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बेसिकली बेंजीन पे फ्लोरीन आके लग जाता है, साथ में BF3 निकल जाता है जो कि गैशियस है, और साथ में N2 भी निकल जाता है, वो भी गैशियस ही है, ठीक है। ये एरो अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी गिवन है फ्लोरिनेशन के लिए। फ्लोरिनेशन याद रखना, F प्लस नहीं बन पाएगा, तो इस वजह से फ्रीडल क्राफ्ट के थ्रू नहीं हो पाएगी, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं हो पाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं, हेलोजिनेशन नहीं हो पाएगी थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मैम लास्ट पेज कीजिए थोड़ा, हो गया मैम। चलिए अब बात, ये तो बात थी हेलोजिनेशन की, अब देखते हैं नाइट्रेशन। रिएक्शन क्या है, बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 देखते हैं रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना, वो अलग चीज है, ठीक है, वो नाइट्रेशन नहीं कराएगा।
क्या लगेगा, NO2 आके लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस होता है। देखते हैं कैसे बनता है वो रिएक्शन। अच्छा ओके, चलो आज चलिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन को देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। H2SO4 है, HNO3 है, तो देखते हैं क्या हो रहा होगा यहाँ पे। OH साथ में OH, ठीक है, साथ में HNO3 है। HNO3 का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, O नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं क्या H2SO4 और HNO3 में क्या होता है। बेसिकली इसके पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, ये H प्लस दे लेगा इजीली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि H2SO4 का एसिड होगा वो कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। तो ये H प्लस और ये बॉन्ड बेसिकली ऐसे टूट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, HSO4 माइनस मिलेगा, प्लस HOH इस पे प्लस N, यहाँ पे एक्चुअली में प्लस है ऑलरेडी। ठीक है, प्लस डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब इधर देखो क्या हो रहा है। बेसिकली ये प्लस बन गया, यहाँ से हमारा H2 निकल सकता है इजीली। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसी सेम ही स्टेप की बात है, O प्लस H N प्लस डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा एसिड यहाँ से एक्चुअली में इजीली निकल सकता है। तो हम ऐसे कर दें क्या, ऐसे दिखा दे और ये निकाल दे H2 यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इस पे प्लस रहेगा माइनस H2 है। ये समझ रहे हो ना, प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि प्लस तो कुछ पार्टिसिपेट कर ही नहीं था। किसने, नेगेटिव ने यहाँ से बॉन्ड बनाया N के साथ, और ये N से वापस से निकल गया। बेसिकली अगर एक साथ एक बार न्यूट्रलाइजेशन हुई होगी N और O की, वापस से हमने एक एनायन निकाल लिया, मतलब वापस से एक बॉन्ड ऐसे तोड़ा वो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जा रहा है, तो N के पास फिर से कैटायन आ गया है। बेसिकली प्लस कोई नहीं कर रहा इसमें, मतलब कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, प्लस पहले था इन पे, वो भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या बना, ये NO2 प्लस बना, NO2 प्लस, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है फॉर दिस रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। जैसे उसे हेलोनियम आयन बोला था, इसको भी कॉल नाइट्रोनियम आयन। सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होगा, H NO2 प्लस, रेडियोडोमिनिक स्टेप होगा। ठीक है, फिर सेम वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स टाइप वाली चीज बन जाएगी। क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, H NO2 इस पे प्लस। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, और फिर क्या हो जाएगा कि HSO4 माइनस पड़ा है मेरी रिएक्शन में, ले लेगा प्रोटॉन इसका, लिया प्रोटॉन, ये ऐसे बॉन्ड टूटा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, NO2 मिल गया मुझे प्रोडक्ट अपना। ठीक है, फाइनली चलिए इसके देखते हैं हम जरा रिएजेंट्स। एक तो यही है जो भी लिखा है हमने, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर और एसिड मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर और एसिड मिक्सचर। और मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। ठीक है, नाइट्रेशन के लिए मोस्ट कॉमनली यही दिखेगा, तुम्हें लिख रहा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड। एक और हो सकता है N2O5 भी यूज हो सकता है इस काम के लिए। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, बेसिकली NO2 प्लस 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 नहीं करते, NO3 माइनस। ठीक है, तो ये NO2 प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज हो सकता है, तो ये भी रेयरली तुम्हें देखने को मिल सकता है। या फिर एक और है NO2 प्लस और ACO नेगेटिव, ACO नेगेटिव है CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये भी रेयरली हो सकता है देखने को मिल जाए। चलिए, अच्छा आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करें, जो कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी बोला था जिसे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। आ रही है। आ रही है नुपुर, यस मैम क्लियर आ रही है। वरना आवाज तो आ रही है, तुम्हें क्यों नहीं आ रही। चेक करो अपनी कुछ सेटिंग्स वगैरह, या नेट की दिक्कत तो नहीं है।
चलिए आइसोटोप इफेक्ट की बात करते हैं। आइसोटोप इफेक्ट में अगर मैं KH/KD की बात करूं, बेसिकली दोनों के लिए, हेलोजिनेशन वाले पार्ट के लिए भी, बेसिकली मैं लिख लेती हूँ X प्लस NO2 प्लस, दोनों केस के लिए, ठीक है, दोनों रिएक्शंस के लिए, मतलब हेलोजिनेशन नाइट्रेशन के लिए KH/KD की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट याद है तो बताओ क्या होनी चाहिए? देखो RDS इसमें ये है, हमने हेलोजिनेशन में भी देखा था, RDS फर्स्ट स्टेप था जिसमें एसिड टक्कर। हाँ, बनना बनना बाकी सबको आ रही है मेरी वॉइस, आई गेस तुम्हारे साथ कोई दिक्कत होगी, तुम्हारे नेट में या किसी वैसे। क्या है KH/KD की वैल्यू? देखो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 1? भूल चुके हो KH/KD? बिल्कुल कुछ नहीं याद, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है। ये लाई करेगी 7 और 1 के बीच में, ठीक है। 1 कब थी? जब हमारा H जो था वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में नहीं टूट रहा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे H किस स्टेप में टूट रहा है, इस वाले स्टेप में जो कि फास्ट है। यहाँ पे भी देखोगे, मतलब ये तो F3 दूसरी रिएक्शन है, पीछे भी मैंने लिखा था यहाँ पे, ये फास्ट स्टेप में टूट रहा है, ठीक है। तो क्या है, इस वजह से यहाँ पे KH/KD की वैल्यू, अगर मान लो फ्रीडल क्राफ्ट के लिए पूछने लग जाए, एच सारी फ्रीडल, सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट नहीं, हेलोजिनेशन या नाइट्रोजन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। वंदना, मैं यही कह रही हूँ कि बाकी सबको आ रही है आवाज। एक सेकंड, मुझे टाइप करना पड़ेगा लग रहा है। चलिए तो क्या था, हाँ, तो KH/KD 1 क्यों है? क्योंकि रेडियोटोमिक स्टेप में नहीं टूट रहा, ठीक है। 1 से बड़ी वो कब होगी? जब वो रेडियोटोमिक स्टेप में टूटेगा। तो अभी तक ना हेलोजिनेशन में टूटा ना नाइट्रेशन में टूटा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अगर हेलोजिनेशन नाइट्रेशन मैं मान लो किससे कराऊं, आर, मान लो मैं रेट की बात करूं, जब मैंने बेंजीन लिया है RC6H6 वाला, जब मैंने बेंजीन लिया है RCD, सॉरी C6D6 वाला, या मैंने अगर लिया है, चलो इसी के केस की बात करते हैं, टी का क्योंकि है नहीं, तो इसका रेट और इसका रेट हम बोल सकते हैं क्या सेम होगा? RC6H6 का मतलब क्या है? H हो हर जगह, ठीक है, मैं लिख नहीं रही बार बार। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए आपकी आवाज। आरे बंधना बवास, हाँ यस मैम एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। देखिए मैंने शायद तब से आई थिंक काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट के बारे में बता रही थी। ये हम पढ़ चुके हैं, बस अप्लाई किया है आज। अप्लाई भी क्या ही क्या है, देखो KH/KD की वैल्यू है टोल्ड क्या 1 होगी। KH/KD की वैल्यू 1 तभी होती है जब जो CH जो बॉन्ड टूट रहा होता है वो रेडियोटोमिक स्टेप में नहीं टूट रहा होता, ठीक है। तो अभी हमने जो हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन पढ़ा, H बॉन्ड कहाँ टूट रहा था? इस वाले स्टेप में, इस स्टेप में H बॉन्ड टूटा है और वो फास्ट स्टेप है, तो रेडियोटोमिक स्टेप में नहीं टूटा। और सेम हमने देखा था कि हेलोजिनेशन के केस में यहाँ पे भी H बॉन्ड जो टूटा है, ये बॉन्ड जो टूटा है, ये कब टूटा है? फास्ट स्टेप में टूटा है, तो यहाँ पे भी रेडियोटोमिक स्टेप में नहीं टूटा। तो इस वजह से KH/KD की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। वो ग्रेटर देन 1 कब होगी? इसका मतलब है जब मतलब ग्रेटर देन 1 जब होगी जब वो रेडियोटोमिक स्टेप में टूटे, पर अभी तक कभी नहीं टूटा, मतलब इन दोनों केस में किसी में नहीं टूटा। तो दोनों के लिए, भले हेलोजिनेशन की बात करें, नाइट्रेशन की बात करें, KH/KD क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो भले ही मैं ये ले लूं बेंजीन या मैं ये ले लूं, दोनों के साथ मैं दोनों की रिएक्शन कराऊंगी तो सेम रेट आएगा, कोई रेट में डिफरेंस नहीं होगा। चलिए करते हैं सल्फोनेशन, एक सेकेंड। वेट वेट वेट, एक सेकंड, मुझे जरा एक सेकंड।
सल्फोनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन कर लिया, नाइट्रेशन कर लिया, लेट्स स्टार्ट विद सल्फोनेशन। चलिए क्या था इसमें रिएक्शन में, बेंजीन रिंग। सल्फोनेशन के लिए क्या डालेंगे रिएजेंट की, रिएक्शन की बात कर रहे हैं, H2SO4. तो यहाँ पे हम H2SO4 डालते हैं, कंसंट्रेटेड ही डालते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, और जो लगता है हमारा आके वो लगता है SO3H, ठीक है, ये लगता है। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में वही होगा, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है वो देखेंगे, ठीक है। हम ना नाइट्रेशन में हमने कोई ल्यूइस एसिड डाला, ना यहाँ पे कोई ल्यूइस एसिड डालने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी एसिड है। देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली दो H2SO4 हैं जिनकी मदद से हमारा एक क्या कह लो क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। देखो यहाँ से कैसे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, एक HSO4 माइनस हमारा निकलेगा, ठीक है, एक निकलेगा मेरा H2 प्लस और एक निकलेगा SO3। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। देखो HSO4, ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल इज दिस SO3, ठीक है। तो SO3 हम कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख लें या फिर O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, ऐसे भी होता है। यहाँ पे 3 पॉजिटिव हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि 3 O नेगेटिव है तो 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा इसमें से किसी को भी कह लो। सेकेंड स्टेप देखते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट कर सके। एक जो इसमें चीज यूज करनी है क्या, इस पे देखो ये जो रिएक्शन होगी ना ये डिफरेंट है थोड़ी नाइट्रेशन हेलोजिनेशन से। कैसे, ये रिएक्शन थोड़ी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो ये ऐसे होगा, अटैक होगा और हमें क्या बना देना है, एक ऐसे बना देना है, ठीक है। क्या बनेगा, H तो हमारे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे हम लगा देंगे SO3 नेगेटिव, क्योंकि इस O पे नेगेटिव चार्ज आया है तो नेगेटिव हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे SO3 नेगेटिव के फॉर्म में दिखाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ये हमारा क्या है सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये रिएक्शन SO3 थी, ये रिएक्शन हम कह सकते हैं कि स्लो स्टेप है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, देखेंगे क्यों। चलिए दूसरा स्टेप भी हमारा रिवर्सिबल ही होगा, HSO4 माइनस है या H3 प्लस कर लो या HSO4 माइनस ले लो। बेसिकली हमारा क्या लेगा, ये H ले लेगा, यहाँ से H लेगा। तो ये तो प्रोसेस हम देख चुके हैं क्या हो रही है, ये हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, और H3 प्लस डालेंगे ना यहाँ पे, फाइनली H2 प्लस डालेंगे, बेसिकली जो SO3 माइनस है उसका क्या बन जाएगा SO3H, क्योंकि H3 प्लस हाइड्रोलिसिस का रोल क्या होता है, यही होता है कि नेगेटिव में क्या आगे H लगा दो, जो भी अनायनिक फॉर्म में होता है इस तरीके का। तो H2 प्लस नहीं कर दिया। इसमें जो अलग चीज दिखी है हमें, एक ये दिखी है और एक ये दिखी है, ठीक है। ये चीज जरूरी है कि सल्फोनेशन में रिवर्सिबल स्टेप्स हमें क्यों दिख रहे हैं जबकि पहले नहीं दिख रहे थे। और यहाँ पे मैं किसी को रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी नहीं बता रही कि कोई रेट डिटरमिनिंग स्टेप एक है, फर्स्ट है या दूसरा है, ये भी नहीं बताना इसमें, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें हमें पता चलेगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से। चलिए, रीजन फॉर रिवर्सिबिलिटी बेसिकली जो हमने ये वाली चीज पढ़ी थी ना, उसी पे डिपेंड करेगा। आई गेस शायद गैस कर पाओ देखकर इतना डायग्राम नहीं, क्यों हो रहा होगा ऐसा। चलिए यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंटरमीडिएट है और वो ट्रांजिशन स्टेट 1 ट्रांजिशन स्टेट 2 एकदम जैसे पहले बनाई थी वैसी ही बनेगी। वहां पे दिखा, बार बार दिखा के हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो क्या है, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस। चलिए मैं इसको बोल देती हूँ EA1 और इसको बोल देती हूँ EA2, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे दिख रहा है कि EA1 इज इक्वल टू EA2 है, ठीक है। तो जब इंटरमीडिएट यहाँ पे बन गया, बेसिकली यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट है जो कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, जब वो बन गया, जब हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया था उसमें क्या देखा था कि EA1 हमारा ज्यादा था एज कम्पेयर टू EA2 वाली वैल्यू छोटी थी, बाद वाली वैल्यू छोटी थी, तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही थी इजीली, वो बैक में जाने का सोच भी नहीं रही थी। यहाँ पे EA1 इक्वल टू E2 हो गया, तो इंटरमीडिएट के पास दो रास्ते हैं जाने के, वो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। इस वजह से पूरी रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है। इसका ये रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन भी है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन तो ये है, दो रीजन है इसके। फर्स्ट रीजन ये है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, और जो KH/KD मैंने बताया था, यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट का नाम दिया था,
वो भी यहाँ पे काम आएगा। अभी तक हमने देखी थी KH बाय KD की वैल्यू हर जगह क्या हो रही थी, बेसिकली 1 ही आ रही थी, ठीक है, जब भी हमें अप्लाई करने की बात आई थी। एक बार तो हमने पढ़ा था, लेकिन अब क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ये बाय इसकी वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होती है 3 से लेके 4 तक। 7 से तो कम ही होगी, लेकिन 3 से लेके 4 तक है। इसका मतलब क्या है कि H जो है वो भी किसी स्लो स्टेप में टूट रहा है। बेसिकली इस स्टेप में देखोगे कोई रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है, ये स्टेप भी स्लो है और ये स्टेप भी हमारा स्लो ही है, दोनों स्टेप हमारे स्लो है, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे रेट पे, ठीक है। शायद ऐसी रिएक्शन ना देखो कहीं और, स्पेशल है कि ये भी स्लो है, ये भी स्लो है, दोनों मेरे रेट में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इस वजह से अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इसकी जगह क्या लिया, अगर मैंने बेंजीन की जगह ऐसा लिया, डी लिया सब जगह, और फिर ये रिएक्शन करवाई, तो अब मेरी जो स्लो रिएक्शन होगी वो किसके केस में होगी, मतलब रेट की बात करेंगे, ये तो नॉर्मल बेंजीन है जहाँ पे एच लगे हैं, ये ड्यूटेरिएटेड बेंजीन है जिसपे डी लगे हुए हैं एच की जगह, ठीक है। तो मेरी जो रिएक्शन हो रही होगी वो फास्ट यहाँ पे हो रही होगी अगर रेट की बात करेंगे। रेट ज्यादा, इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो भी ज्यादा है KH का, ठीक है। तो अगर हम KH की बात करें और KD की बात करें तो कौन ज्यादा होगा, KH ज्यादा होगा KD से। KH ज्यादा है KD से कितने टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। ये बेसिकली टाइम्स बता रहा होता है KH और KD में रिलेशन क्या है, कौन किससे कितना ज्यादा है। तो अगर क्योंकि H क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में टूट रहा होगा, हमें पता है कि CD का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड, हम बहुत स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, तो CD के बॉन्ड तोड़ने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से क्योंकि ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो रेट स्लो हो जाता है, ठीक है। कब स्लो होता है, जब वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में होता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा दोनों स्टेप्स ही स्लो स्टेप्स हैं, तो दोनों मतलब दोनों स्टेप्स ही स्लो स्टेप्स है बेसिकली। इस वजह से अगर मैं H को D से बदल रही हूँ तो मेरे रेट पे फर्क आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है, 3 to 4 टाइम्स फर्क आ रहा है। तो ऐसे हमें KH बाय KD को अप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या, रिवर्सिबिलिटी के दो रीजंस है या बोलो कंक्लूजन्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी से मुझे रीजन भी पता चल रहा है, और इस रिवर्सिबिलिटी से क्या हो रहा है कि KH बाय KD की वैल्यू भी बदल रही है, ठीक है। 1 नहीं है, 3 से 4 है, तो याद रखना स्पेशल केस है ये चीज, ठीक है। ठीक है, अब आगे इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।